ये मामला सिर्फ एक विमान के लैंडिंग का नहीं है, ये मामला उस सिस्टम की चूक का है जो सालों से नजरअंदाज होती रही है और एक दिन बड़े हादसे में बदल गई। 28 जनवरी 2026 की सुबह महाराष्ट्र के बारामती एयर स्ट्रिप पर एक वीआईपी फ्लाइट उतरने वाली थी। ये कोई पहली बार नहीं था जब कोई बड़ा नेता इस हवाई पट्टी पर आ रहा हो, लेकिन इस बार हालात समान नहीं थे। मौसम साफ नहीं था, विजिबिलिटी सीमित थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस एयर स्ट्रिप पर विमान उतर रहा था वो आधुनिक एविएशन सुविधा मौजूद नहीं थी। बारामती की यह हवाई पट्टी एक छोटा और सीमित एयर स्ट्रिप है। यहां ना तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूर्ण एटीसी नेटवर्क में आती है और ना ही यहां इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम जैसे सुविधा उपलब्ध है। यानी खराब मौसम या कम दृश्यता में पायलट को बाहर से कोई तकनीकी मार्गदर्शन नहीं मिलता। एक एयर स्ट्रिप अनकंट्रोल एरोड्रोम की श्रेणी में रखी गई है। इसका सीधा मतलब है कि यहां लैंडिंग और टेक ऑफ पूरी तरह पायलट की आंखों और अनुभव पर निर्भर करता है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार यह हवाई पट्टी महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अधीन है। इसे रेड बर्ड फ्लाइंग स्कूल और कार्वर एविएशन को ट्रेनिंग उद्देश्य के लिए लीज पर दिया गया है। यहां कोई स्थायी एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर नहीं है। मौसम की जानकारी देने के लिए कोई प्रशिक्षित मौसम वैज्ञानिक तैनात नहीं है। कोई नेविगेशनल असिस्टेंस सिस्टम मौजूद नहीं है। फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी रिस्पांस की सुविधाएं भी सीमित स्तर पर रही है। इसके बावजूद इस एयर स्ट्रिप पर वीआईपी और राजनीतिक नेताओं की उड़ान आती जाती रही है। यही वो बिंदु है जहां से सवाल खड़ा होना शुरू होता है। क्या सीमित सुविधाओं वाली हवाई पट्टी पर वीआईपी फ्लाइट्स की अनुमति दी जानी चाहिए? और अगर दी जानी चाहिए तो क्या सुरक्षा मानकों में कोई ढील बरती जाती है? घटना वाले दिन मौसम पूरी तरह साफ नहीं था। सूत्रों के अनुसार सुबह के समय बारामती क्षेत्र में हल्की धुंध छाई थी। रनवे दूर से स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि हवाओं को शांत बताया गया, लेकिन कम विजिबिलिटी खुद में एक बड़ा जोखिम होता है। ऐसे हालात में आधुनिक एयरपोर्ट पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम पायलट को सुरक्षित उतारने में मदद करता है, लेकिन बारामती एयर स्ट्रिप पर ऐसी कोई सुविधा मौजूद नहीं थी। सुबह 8:18 पर विमान VTSSK ने पहली बार बारामती ATC से संपर्क किया। उस समय विमान अपने निर्धारित मार्ग पर था। कुछ देर बाद जब विमान बारामती से लगभग 30 नॉटिकल माइल की दूरी पर पहुंचा, तब पुणे ATC ने विमान को बारामती ATC से संपर्क करने की अनुमति दी। पायलट को यह भी बताया गया कि लैंडिंग अपने विवेक और विजुअल कंडीशन के आधार पर करनी होगी। विमान के क्रू ने हवाओं और विजिबिलिटी की जानकारी मांगी। उन्हें बताया गया कि हवाएं शांत है और विजिबिलिटी लगभग 3000 मीटर है। इसके बाद विमान ने जानकारी दी कि वे रनवे 11 पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसी बातचीत में क्रू ने यह भी बताया कि उन्हें रनवे साफ दिखाई नहीं दे रहा है। रनवे दिखाई न देने की स्थिति में विमान ने एयर स्ट्रिप का एक चक्कर लगाया। ये सामान्य प्रक्रिया मानी जाती है ताकि पायलट दोबारा स्थिति का आकलन कर सके। चक्कर लगाने के बाद बारामती ATC ने विमान से स्थिति के बारे में पूछा। क्रू ने बताया कि वे रनवे 11 पर फाइनल अप्रोच में है। जब ATC ने पूछा कि क्या रनवे दिखाई दे रहा है, तो क्रू ने साफ तौर पर कहा कि अभी रनवे दिखाई नहीं दे रहा है। क्रू ने यह भी कहा कि जैसे ही रनवे दिखाई देगा वे जानकारी देंगे। कुछ ही सेकंड बाद विमान के क्रू ने बताया कि अब उन्हें रनवे दिखाई देने लगा। सुबह 8:43 पर विमान को रनवे 11 पर लैंडिंग की अनुमति दी गई। हालांकि इस दौरान विमान से लैंडिंग क्लियरेंस का स्पष्ट रीडबैक ATC को नहीं मिला और ठीक 1 मिनट बाद यानी सुबह 8:44 पर रनवे 11 के आसपास आग की लपटें दिखाई दी। इसके बाद इमरजेंसी सर्विसेज को तुरंत अलर्ट किया गया। मौके पर पहुंचे लोगों के अनुसार दृश्य बेहद गंभीर था। विमान का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका था, केवल कुछ ही हिस्से पहचान में आ रहे थे। चश्मदीदों ने बताया कि लैंडिंग के समय विमान रनवे के साथ सही लाइन में आने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान विमान बाईं ओर खिसक गया और रनवे के ढलान वाले हिस्से की ओर चला गया। यहीं पर संतुलन बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। विमान में कुछ 5 लोग सवार बताए गए थे। इनमें महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार, उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, 2 पायलट और 1 क्रू सदस्य शामिल थे।
पायलट इन कमांड कैप्टन सुमित कपूर के पास 15,000 घंटे के अधिक उड़ान का अनुभव था। फर्स्ट ऑफिसर संभवी पाठक के पास लगभग 1,500 घंटे का अनुभव बताया गया। इतने अनुभवी पायलटों की मौजूदगी में यह सवाल और गंभीर हो जाता है, क्या गलती केवल मानवीय थी या फिर सिस्टम की सीमाएं इस घटना की सबसे बड़ी वजह बनी। घटना की जानकारी मिलते ही एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम बारामती के लिए रवाना हो गई। जांच एजेंसियां एटीसी, लॉग्स, मौसम रिपोर्ट, पायलट कम्युनिकेशन और तकनीकी डेटा की जांच कर रही है। ब्लैक बॉक्स की स्थिति और डेटा को भी जांच के दायरे में रखा गया है। जांच का फोकस मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर होगा। पहला, क्या बारामती एयर स्ट्रिप जैसी सीमित सुविधा वाली जगह पर इस तरह की लैंडिंग उचित थी? दूसरा, क्या मौसम और विजिबिलिटी की जानकारी पर्याप्त और सटीक थी? तीसरा, क्या वीआईपी मूवमेंट के चलते मानक प्रक्रियाओं में कोई समझौता किया गया? सबसे बड़ा सवाल यही है, जब किसी एयर स्ट्रिप को अनकंट्रोल एरोड्रोम माना गया है तो वहां बड़े नेताओं की उड़ानों की अनुमति क्यों दी जाती है? क्या यह व्यवस्था सुरक्षा से ज्यादा सुविधा को प्राथमिकता देती है? और अगर ऐसा है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? यह घटना सिर्फ एक तकनीकी जांच का विषय नहीं है, यह पूरे एविएशन सिस्टम पर सवाल है। यह उन दर्जनों छोटे एयर स्ट्रिप की हकीकत सामने लाती है जहां सुविधाएं सीमित है लेकिन उड़ानें लगातार होती रहती है। जांच अभी जारी है, अंतिम निष्कर्ष आना बाकी है, लेकिन इतना साफ है कि यह मामला लापरवाही, सीमित संस्थानों और जोखिम भरे फैसलों की एक कड़ी को उजागर करता है। आज ये सवाल सिर्फ बारामती एयर स्ट्रिप का नहीं है, ये सवाल देश के उन सभी हवाई ठिकानों का है जहां सिस्टम की कमजोरियों के बीच जिम्मेदारियां निभाई जाती रही है। जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, तब तक ये घटना महज एक खबर नहीं बल्कि एक चेतावनी बनी रहेगी।